बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3:30 के करीब एक हमारा एम्प्लॉय जो है एक बंदे को लेके आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ब्लास्ट इंजरी हुआ है। तो उसी वक्त मैंने हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर को मुस्तफ़ा को कॉल किया था 3:30 के करीब 3:34 पे। तो वो कहीं पे था, तो वहाँ से उसको तकरीबन 10 मिनट लगा है स्पॉट पे पहुँचने के लिए। तो इसके बाद पहला जो हमने रिसीव किया है पेशेंट, तो वो एक प्राइवेट गाड़ी में था, उसको हमने रिसीव किया, वो स्टेबल था। इसके बाद दूसरी गाड़ी हमारी जो है वो 108 जो है वो लेके आई है, और तीसरा जो है वो तीसरा कोई प्राइवेट एम्बुलेंस में था। तो पहला वाला पेशेंट बिल्कुल स्टेबल था, दूसरा जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल था, और वो तीसरा जो है वो ब्रॉड डेड था। तो यही हुआ है जी वाक़या। तो जनरली सर, जिस तरह से एलिगेशंस सामने आए कि यहाँ पे एम्बुलेंस तैयार नहीं था और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो क्या ये सही नहीं है? जी मैं बताता हूँ। मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल। जब कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट या कोई हादसा हो जाता है तो जायज़ सी बात है कि हर एक को परेशानी होती है। किसी का कोई नज़दीकी रिश्तेदार, किसी का कोई अज़ीज़ व अक़ारब ज़ख्मी हो गया होता है या मर गया होता है, तो दुनिया परेशानी में होती है। लोग दौड़ते हैं वो जगह की तरफ और फिर हॉस्पिटल लेके आते हैं, और सबकी ये कोशिश रहती है कि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे और हॉस्पिटल में उनको जल्दी से जल्दी सर्विस मिले। ये उनका हक़ है लोगों का। और लेकिन इन सब के बावजूद एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये अलग चीज़ है। एक नॉर्मल पेशेंट आता है हमारे हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट लेके निकल जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, एडमिट हो जाता है, उसका वो अलग एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी है इमरजेंसी या डिज़ास्टर, जिसमें आपको मल्टीपल जैसे 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 12 लोग आते हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है बेशक। इसमें लोगों का भी एक बहुत बड़ा एक रोल बनता है कि एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय अगर एक दूसरे की मदद करने लगे उस सिचुएशन में, क्योंकि हर एक परेशानी में मेरा डॉक्टर भी परेशान होता है, मेरा नर्स भी परेशान रहता है, मेरा स्टाफ भी परेशान रहता है। हक्का बक्का 50-100 लोग कुछ लोगों को लेके आ रहे हैं, शोर शराबा है, तो सबका परेशानी सबको लाहक होती है थोड़ी बहुत। लेकिन लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि एक तो गलत बात ना करें, अफवाह ना फैला किसी को। जैसे आज कहा गया ऑनरेबल एलजी साहब का लकीली आजकल वो टूर पे था कारगिल, तो वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जमा हो गया। डीसी साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, ईसी साहब, सीसी साहब, ऑनरेबल एलजी खुद बजाते खुद यहाँ पर यही सुनकर तशरीफ़ लाए थे, नहीं तो अदरवाइज़ उनका कोई प्रोग्राम हॉस्पिटल का था नहीं। लेकिन ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बजाय कि एक दूसरे का टांग खींचे। इवन हॉस्पिटल में भी बेशक बहुत सारी कमियां हो सकती, मैं नहीं कहता हूँ कि हम लोग 100% सही हैं अपनी जगह, में भी हो सकता है हम लोगों से भी कुछ थोड़ा बहुत ताख़ीर किसी चीज़ में होता होगा, क्योंकि एक नॉर्मल सिचुएशन में सब लोग बैठे होते हैं, तो उस सिचुएशन में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सब लोग कोशिश करते हैं फिर एक दूसरे को ढूंढने की। क्योंकि उतना स्टाफ हॉस्पिटल में आज संडे का दिन था, एक रोस्टर बनती है और रोस्टर के हिसाब से ही स्टाफ होता है। सारे को जमा करके तो हम रखते नहीं और रख पाते भी नहीं। हॉस्पिटल का भी एक सिस्टम है, एक रोस्टर सिस्टम है, कौन ड्यूटी पर रहेगा, कौन नाइट पे रहेगा, कितना वेट पे रहेगा, ड्राइवर कितना रहेगा, और स्टैंड बाय में ड्राइवर होते हैं। अब बाहर से हमको किसी ड्राइवर को या एम्बुलेंस को एडिशनल अगर बुलाना हो तो उसमें मैं भी हो सकता है 4-5 मिनट 10 मिनट टाइम लगे, उतना तो सबको सोच समझ के चलना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे किसी ने ऑनरेबल एलजी साहब के सामने बोला कि यहाँ पर कोई एम्बुलेंस था ही नहीं, सरासर गलत है, सरासर झूठ है। ड्राइवर यहाँ पे खड़ा है और एक ड्राइवर ने तो शायद पेशेंट को लेके भी आया एम्बुलेंस में। एक एम्बुलेंस हमारी खाली आ गई क्योंकि और कोई इंजर्ड वहाँ था नहीं, और एक शायद एक प्राइवेट गाड़ी में आ गया, क्योंकि किसी जगह कहीं कुछ हादसा हो गया तो वहाँ पर कोई गाड़ी पहुँच जाती है या प्राइवेट पहुँचता है पहले, हो सकता है एम्बुलेंस से पहले पहुँच, बाकरिया का एम्बुलेंस पहुँच गया, हो सकता है वो लोग कहीं न अलरजा का भी एम्बुलेंस वहाँ दौड़ा, हो सकता है वो लोग हमसे ज़्यादा किसी नज़दीक जगह में किसी जगह तैयार बैठा हो और वो पहुँच चुका हो हमसे 2-4 मिनट पहले शायद। तो हमारे अभी ऐसा नहीं है कि हम हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास 2 सीएमओ साहब के पास है जो हमेशा हमारे डिस्पोजल पे रहता है। एक फ़ोन कॉल की दूरी पे होती है, जो ही प्रॉब्लम होती है हम सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें एम्बुलेंस कम पड़ रहा है, अब अपना भी दे दो, तोड़ के वो एम्बुलेंस भी हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है वो 4 इको गाड़ियाँ हमारे पास है, तो सब होती है। हाँ, हो सकता है इंसान है, बाशर है, सबको अब कोई हो सकता है कि कोई नमाज़ पढ़ रहा हो, कोई किसी जगह ड्राइवर या कोई भी ड्यूटी वाला,
तो 2-4 मिनट 5-6 मिनट का आगे पीछे या 10 मिनट तक का वक्फा उसमें निकल जाता है। रिएक्शन टाइम उतना तो लगता ही है हर हालत में। अब ऐसा नहीं कि रिमोट का बटन दबे और ड्राइवर सीधा इधर खड़ा हो और एम्बुलेंस खड़ा हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये किसी भी सेटअप में शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन उतना ताखिर उतना देर हमारे हिसाब से तो आज नहीं हुआ है। उसके अलावा जो और है और हम लोगों ने हर जगह फ़ोन हुआ है, एनेस्थेटिस्ट को तैयार कराया, थिएटर स्टाफ को तैयार कराया, नीचे सीटी वालों को लगा वहाँ सीटी मशीन स्टार्ट करवाया, क्योंकि 15-20 मिनट वो स्टार्टिंग पे रखना पड़ता है, इसके बाद केस लगते हैं। वो सारा रेडी करके हमने सिटी में उसी वक्त भेज के सिटी से वापस आके अल्लाह की फजल से बेचारा एक का ऑपरेट हो गया और वो अभी स्टेबल है बिल्कुल, इंशाल्लाह बच जाएगा, आराम से बच जाएगा। और दूसरा छोटा सा बच्चा वो जख्मी था, वो भी बहुत स्टेबल है। अब जो ऑन स्पॉट डेथ हो गया उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। सर इस बीच एक और एलिगेशन लग रहा था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ की काफ़ी कमी देखने को मिल रहा है, तो इतने वैकेंसीज खाली रखा है, तो इस पे आप लोगों ने कुछ एक्शन लिया है या इस वैकेंसीज को कब तक पूरा कर रहे हैं? इसमें मैं बोलता हूँ पहले तो आप डिफिशेंसी की बात सीएमओ साहब भी बोलेंगे बाद में। डिफिशेंसी का तो ऐसा है कि डॉक्टरों की हर जगह किल्लत है। पहले JNK में हम लोग थे तभी डॉक्टर की कमी रहती थी हमेशा, क्योंकि डॉक्टर आते नहीं थे। और आजकल हमारे भी जो जितने भी लोकल डॉक्टर बने, हमारी तरह तो अब है नहीं। हम लोग MBBS करके घर वापस भागते हुए आए और आज भी यहीं पे है। आज बच्चे आगे जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उससे भी ऊपर सुपर स्पेशलिटी की तरफ जा रहे हैं बच्चे। तो ठीक है, उनका अपना कैरियर है और वो भी, ताकि उनका अच्छा एक ज़माने में जाके शायद बहुत अच्छा सर्विस मिले। लेकिन फ़िलहाल जो है, जो ट्रांजिट पीरियड है अभी बनने में के प्रोसेस में जो है, इस दौरान हो सकता है हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो। तो ऐसा नहीं, हाँ स्टाफ की शॉर्टेज है। जैसे मेरे पास डिस्ट्रिक्ट में बाहर भी बोला कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 21 मेडिकल ऑफिसर का, रेगुलर मेडिकल ऑफिसर जो परमानेंट मुलाजिम 21 मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है, उसमें से 15 पोस्ट खाली है और सिर्फ 6 रेगुलर मेडिकल ऑफिसर मेरे पास हैं, जिसमें कुछ 2-3 डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी हैं, मेडिकल अफसर में ही वो स्पेशलिस्ट भी हैं। तो बाकी अल्लाह की फजल से NHM आ गया, तो NHM ने हमको बहुत सपोर्ट किया, हेल्प किया, ऑगमेंट किया NHM ने। अब NHM में 10 सेक्शन पोस्ट है, मेरे ख्याल से 10 के 10 मेरे पास है और उसी से हॉस्पिटल चल रहा है। अदरवाइज 6 से तो बहुत चलना मुश्किल हो जाता है। कितना डॉक्टर नाइट देगा, कितना ढेर पे देगा, क्योंकि हमारा जो नौकरी है वो 24 घंटे का है। हम लोग वो 10 से 4 वाले लोग तो है नहीं। हमारा जैसे आप देख रहे हैं अभी रात के 9 साढ़े 9 बजे हम लोग हॉस्पिटल में हैं, रात के 12-1 बजे भी हमारे डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं, हमारा स्टाफ लेने जाता है। तो उस टाइप का एक इमरजेंसी सिचुएशन है यहाँ पे और उस सेटअप में हम लोग काम करते हैं। तो उस लिहाज से अगर हमारे पास सफिशेंट ऑफिसर्स हों, में भी हम लोग 2-3 डॉक्टर को नाइट पे रख सके, 3 ड्राइवर को नाइट पे रख सके, एम्बुलेंस 3 को स्टैंड बाय में रख सके, उस सिचुएशन में एट प्रेजेंट हम लोग अभी फ़िलहाल नहीं है। मैं गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, यूटी गवर्नमेंट जब से आया तब से NHM में तो वो बार बिल्कुल हर आए दिन रिक्रूट कर रहा है, डॉक्टर्स को भेज रहे हैं, मगर डॉक्टर्स की भी अपनी प्रॉब्लम है। किसी का PG हो जाता है, किसी का नीट क्लियर हो जाता है, तो वो फिर हायर स्टडीज़ के लिए वापस भी निकल जाता है। परमानेंट डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बहुत तो परमानेंट डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बेशक ज़रूरत है। और ड्राइवर्स का भी यही हाल है। हमारे कुछ बेचारे ड्राइवर्स तो पिछले 10-12 साल से 3,000 पे काम कर रहे हैं। 3,000 में तो आज मुझे नहीं लगता कि 10 दिन भी निकलता होगा किसी का राशन। लेकिन फिर भी ये उनका कमाल है, ये 3,000 भी उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है। कहाँ से दे दें, क्योंकि गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का यहाँ का रिक्रूटमेंट था, न JNK गवर्नमेंट का था, न UT गवर्नमेंट का था। अब गवर्नमेंट के खाते में है ही नहीं। लोकली कारगिल में कुछ MP लेड में एम्बुलेंसेस आ गया, उनको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी उन दिनों में, तो इनको 3,000 रुपये पे कंसोलिडेटेड पे इनको अपॉइंट किया था, एक कंट्रेक्चुअल, वो परमानेंट भी नहीं, ऐसे ही। तो अब 3,000 में इनका क्या गुजारा चलता हो, पर फिर भी दिन रात ये 3,000 में काम तो कर रहे हैं। मेरे पास परमानेंट सिर्फ 2 ड्राइवर हैं एम्बुलेंस के, जो परमानेंट ड्राइवर। आप लोगों पर जिस तरह एम्बुलेंस के ड्राइवर के परमानेंट पोस्ट नहीं सर, क्या पोस्ट तो कितने होंगे हमारे पास हॉस्पिटल में, उतने पोस्ट भी तो अभी क्रिएशन भी नहीं है ना ज़्यादा। 4 पोस्ट होंगे, 3 पोस्ट है हमारे। सीएमओ साहब, जनरल स्टेटस को लेके क्या कहना चाहिए सर अव्वल तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज जो बच्चा फोत हुआ उनके लवाकिन को, वालिदैन को हमारी तरफ से ताज़ियत है। तो और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने जो कहना था उससे ज़्यादा ही हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि यहाँ का स्टेटस क्या है। तो ओवरऑल डॉक्टर की शॉर्टेज तो पहले भी थी जब JNK गवर्नमेंट थी। बेसिकली वो लोग इस पोस्ट को फिलअप करना चाहते हैं, मगर आने वाला भी तो नहीं है। इवन हमारे जो इंडिजिनियस जितने भी यहाँ से
MBBS के लिए चले गए, वो लोग डॉक्टर साहब ने जैसे कि कहा कि पहले PG कर लेते हैं, फिर सुपर स्पेशलिटी के लिए जाते हैं, बीच में NHM में यहाँ आ जाते हैं, आने के बाद फिर सुपर स्पेशलिटी की जब ये सीट निकल जाता है ये छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक सिलसिला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं दाद देता हूँ कि मेरे जो डॉक्टर्स यहाँ पे जो काम करते हैं ओवरलोडेड है, कभी उफ नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी इस तरह की कुछ सुनने को मिलता तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है। और साथ में जहाँ तक इसका ये कह रहा है कि जैसे कि एम्बुलेंसेस के बारे में बिल्कुल गलत कहा सर, और वो भी ऑनरेबल एलजी साहब के सामने इस तरह कहा कि हमारे पास यहाँ पे कोई एम्बुलेंस ही नहीं है। सवाल ही नहीं है, हमारे पास डॉक्टर साहब ने पूरा वो दिया कि हमारे पास CMO ऑफिस को और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का 4 ALS है, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट हमारे एम्बुलेंसेस है, और उसके अलावा हमारे पास BLS हमारे पास 4 है, उसके अलावा हमारे पास ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंसेस है। हम लोग कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होना देता है। पिछले हफ्ते ही यहाँ से एक इमरजेंसी पेशेंट को हमको शिफ्ट करना पड़ा, CMO ऑफिस के जो एम्बुलेंसेस थे उस क्रिटिकल एम्बुलेंस में हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यहाँ से वहाँ पे श्रीनगर तक हमने शिफ्ट किया। तो हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि लोगों को अपने इस कलील रिसोर्स में बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं। हाँ, इंसान है, कभी कहीं भूल चूक हो जाता होगा, और हम कोशिश करते हैं वो भी ना हो, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। 1 सेकंड, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट भी है ना किसी की ज़िंदगी बचा सकता है और ज़िंदगी ले सकता है। तो कोशिश करते हैं कि वो भी ना हो, और रेगुलर टाइम पे हम अपने स्टाफ को मीटिंग्स में बुला के उनको फिर से रीओरिएंट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अलबत्ता बाकी जो स्टाफ है, डॉक्टर्स की है, पैरामेडिकल स्टाफ की है, पैरामेडिकल स्टाफ को मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत हद तक जब से NHM आया वो काफ़ी वो हो गया है, संतुलन हो चुका है। डॉक्टर्स की कमी है, मगर जब से NHM आया UT गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की कि हर वैकेंसीज़ को, नहीं तो आप यही समझ सकते हैं कि अभी NTPSCs जो पहले एलोपैथिक डिस्पेंसरीज हुआ करता था वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हुआ करता था, अभी वहाँ तक डॉक्टर्स तयन किया जा रहा है। रिसेंटली 2 लिस्ट और निकला है, तो उनमें भी डॉक्टर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता वही है कि जब PG आ जाता है, PG सीट निकल जाता है, फिर वो अपना करियर बनाने के लिए वो सीट छोड़ के चला जाता है। इस बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है, फिर भी जो ही गैप हो जाता है फिर अगेन हम मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे जो MD साहब हैं NHM के, या हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को हम रिक्वेजिशन भेजते हैं, रिक्वायरमेंट भेजते हैं। तो फिर रिसेंटली तकरीबन यूँ मान लीजिए कि 3-4 महीने के अंदर अंदर ये रिप्लेस होते रहता है जहाँ जहाँ पे भी खाली होता है। तो एम्बुलेंसेस की कोई कमी नहीं है सर। उसके अलावा भी 108 हमारा चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। और रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था जिसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर पवन कोतवाल साहब ने हमें स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है कि और भी हमारे पास अगर ये एम्बुलेंसेस हो तो उसको 108 के अम्ब्रेला में लाया जाए, ताकि यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनका सर्विसेज मिले। तो कोशिश वही हो रहा है कि जितने भी चाहे डायग्नोस्टिक हो, चाहे एम्बुलेंस सर्विसेज हो, और बाकी सर्विसेज हो, मेडिसिन हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। और बहुत हद तक यूँ मान लीजिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो छोड़िए, बाकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेवल तक जितने भी दवाइयाँ होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। जैसे सर, इमरजेंसी सिचुएशंस में कितने एम्बुलेंसेस तैयार रहते हैं? हाँ, वो सर CMO ऑफिस में 3 एम्बुलेंसेस हमारा रेडी रहता है। उसमें ऐसा नहीं कि दिन रात कभी भी आप फ़ोन करें। हालांकि उस चीज़ को मैं खुद कोऑर्डिनेट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि कहीं पे इस चीज़ की कोई वो ना लेकिन ना रहे या डिले ना हो, इसलिए रात को भी कभी फ़ोन आता हूँ, मैं उठा के फिर अपने ड्राइवर्स को करके भेज देता हूँ। फिर बाकी मैं इसमें एक ही चीज़ जी, सिर्फ इतना है कि ड्राइवर को घर से बुलाना पड़ता है। अब सारे को हम अस्पताल में खड़ा तो रख नहीं सकते हैं, एम्बुलेंस सारे रेडी हैं, ड्राइवर भी अपनी अपनी जगह बैठे हैं, पर इतना टाइम तो लगता है कि उनको एक्स्ट्रा अगर एम्बुलेंस कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो ड्राइवर को कॉल करना है घर पे और वहाँ से उनको उठाना है बस।
उसके अलावा 108 भी होता है। 108 को कॉल करते हैं। 108 पे भी आप कोई भी कॉल कर सकता है, वो कहीं से भी आ जाता है। ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही है। और ऑन स्पॉट पे ही 4 एम्बुलेंस, जो हमारा क्रिटिकल एम्बुलेंस था, वो भी पहुंचा हुआ था। इसके अलावा जो है 108 भी वहाँ से पेशेंट को लिफ्ट किया है। और इसके अलावा बकरिया का एक एम्बुलेंस और अलरिजा का भी एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद था। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं था, प्रोवाइड नहीं किया गया, ये बात गलत है। तो सर, जो अभी इंजर्ड पेशेंट्स हैं उनको किस तरह की ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किया है और स्टेटस क्या है? तो अभी मैंने रिसेंटली, अभी कुछ देर पहले मैंने हमारे जो ट्रीटिंग सर्जन जो है डॉक्टर सजाद साहब से उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा कि जो पहला वाला जो पेशेंट है वो तो बिल्कुल स्टेबल है। तो एक को गड इंजरी थी तो उनको सर्जरी किया गया है, अभी स्टेबल है इंशाअल्लाह रहमान। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है उसका। तो इंशाअल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। बिल्कुल, इतना जल्दी ट्रीटमेंट आपको शोरा में नहीं मिलता है। मैं खुद लेके, हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे बहुत सारे। इवन मैं अनकॉन्शियस पेशेंट लेके गया 2 घंटे, तो मुझे लगा उस पेशेंट को देखने के लिए कि इतना कैजुअलिटी में उनका रश रहता है। किसी दोस्त को ढूंढने गया वार्ड में जाके, कोई डॉक्टर को ढूंढ के ला के फिर 2 घंटे में मेरा पेशेंट अटेंड होता है, फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इवन अब रोस्टर वोस्टर कुछ नहीं रहता है। फिर इमरजेंसी में जिसको भी कॉल करो दौड़ा हुआ चला आता है। कि जैसे डॉक्टर सज्जाद सर्जन था, डॉक्टर अनवर था। डॉक्टर सज्जाद का कोई ड्यूटी नहीं था, आज कोई कॉल नहीं था, हमने कॉल किया, आउट ऑफ रोस्टर हमने कॉल किया, नहीं आ जाओ, फटाफट आया, यहाँ पे आया। वो खुद पेशेंट के साथ सिटी तक भी चला गया, वहाँ से लेके फिर यहाँ पे ऑपरेट करके अब इंशाल्लाह पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है। सर, जिस तरह इतने बड़े डॉक्टर ये अस्पताल बनाया सर हमारे यहाँ पे, इसमें क्या MRI के लिए आप लोगों ने कुछ रिक्रूटमेंट डाला है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सिलसिले में ऑनरेबल LG साहब खुद भी बहुत पर्टिकुलर है। रिसेंटली में मुझे लेह बुला के ले गया था, उन्होंने फिर उसी मीटिंग में ही हमें ये बताया गया था कि नया MRI और नया CT दोनों वो हो रहा है। तो अभी HLL के थ्रू मैंने अभी हमारे जो UT के डायरेक्टर साहब हमारे हेल्थ के, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि उसका मतलब HLL से बात हो चुका है, फाइल मूव हो गया है, बहुत जल्दी इसका और रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इवन ऑनरेबल LG साहब आज भी यहाँ आए थे, उन्होंने आज भी यहाँ बोला आप में से कोई जाके लेके आ जाओ, मतलब इतना जल्दी है उसको। उसने बोला मैं बात करूँगा, जहाँ जिस लेवल पे आपको बात करना हो MRI और CT को जल्दी लाने के लिए, उस लेवल पे मैं खुद बात करूँगा, सिर्फ ले आओ जल्दी। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दे रहा है, अभी मैं सेंक्शन दूंगा, अभी करूँगा। LG साहब शाम को हमारे साथ यहाँ कुछ 10 मिनट रुके, तो उसमें बता रहे थे आप 2-4 दिन में ले आओ अगर पॉसिबल है, मगर बड़ी हाई एंड मशीन है, इतना कभी फॉरेन से मंगवाना पड़ता है, थोड़ा प्रोसीजर में टाइम लगता है। अदरवाइज गवर्नमेंट बिल्कुल, UT गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है लाने के लिए। सर, क्रूशियल मशीन्स जब खराब हो जाता है तो ये सुनने को मिलता है कि जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से पार्ट्स को पहुंचाने में बहुत डिले किया जाता है। इसमें ऐसा हुआ सर, रिसेंटली हमारे CT का भी मसला हो गया, वो बड़ा हाईलाइट हो गया था। फिर मसला पहले तो हम लोग जो कंपनी, जिस कंपनी से हम लोग मशीन परचेज करके लाते थे, उस कंपनी को लिखते थे। जो ही मशीन में एरर आती थी, अगर ख़राब हो जाता था तो हम उनको लेटर लिखते थे, उनको कॉल करते थे कि इंजीनियर को भेज दो, ठीक करें। लेकिन जब UT गवर्नमेंट, अब पूरे UT लद्दाख ने अभी मशीनरी और इक्विपमेंट का जो मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग है वो एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है, मेडिसिटी करके। तो आज, और वो बहुत ईजी बना है प्रोसीजर को। मेडिसिटी वाले खुद आके सारे मशीन को टैग करते हैं, वो अपना एक नंबर लगाते हैं, ME नंबर, सारे मशीन को टैग करके चले जाते हैं। जो ही मशीन, और एक टोल फ्री नंबर मेडिसिटी वालों ने हमको दे के रखा है, और हमने हर सेक्शन को नंबर दिया हुआ है। जिस सेक्शन में भी मशीन ख़राब हो गया, चाहे वो CT हो, एक्सरे हो, वेंटिलेटर हो, या कोई मॉनिटर हो, एनेस्थीसिया का कोई मशीन हो, ऑपरेशन का कोई टेबल हो वगैरह कुछ भी हो, उस टेबल पे ही नंबर लगा हुआ है। सिर्फ उस इंचार्ज को, उस सेक्शन के, खाली एक फ़ोन कॉल करना है उस टोल फ्री नंबर पे, और बोलना है हमारे मशीन में एरर आ गया और ये ME नंबर है। 2 बातें बोलनी है, और उसका फिर एजेंसी का ये जिम्मेवारी, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, विद इन ए वीक आके ठीक करे, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डिले होने का एक रीज़न ये सब है क्योंकि जो स्पेयर पार्ट्स जो है, हाँ वो तो मंगवाना, स्पेयर पार्ट्स बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो फिर वहाँ से मंगवाना, फिर कस्टम क्लियरेंस, फिर जाके यहाँ पे आके, क्योंकि मशीन तोशिबा जापान का होता है, कई जर्मनी का होता है, बाहर का मशीन होता है। तो पार्ट्स अब इंडियन मार्केट में या इंडियन उनके स्टोर में सर, उनके उसमें आमतौर पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे हमारा CT अब 12 साल पुराना हो गया,
तो ऐसे मशीनों का वो स्टॉक में कोई स्पेयर पार्ट रखते नहीं, इसलिए उनको उस कंपनी से, उस कंट्री से या जापान से ही मंगवाना पड़ता है। तो नए किस तरह के प्रपोजल? नए का अभी इन्होंने मेडिसिटी वालों ने हमें ऐसा बोला है कि आप हमें एक रूम अवेलेबल करो आपके हॉस्पिटल में, जो क्रूशल मशीन है जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है या कोई छोटा मोटा मॉनिटर है, वो हम सीपीआर रखेंगे स्टैंड बाय में, जब तक आपका वो ख़राब वाला ठीक नहीं होता है तब तक वो लगेगा, वो नहीं सकता। तो जब इतनी मशीन हमारे अस्पताल में आ रहा है सर, तो क्या आप लोग इधर कोई ऑपरेटर उसके लिए ट्रेनिंग के लिए आप लोगों ने भेजा है सर? क्या कुछ सोचा है उसके लिए? बिल्कुल सारा मशीन चल रहा है, कोई मशीन ऐसा नहीं जो नहीं चल रहा है या बैठा हो जिसको ऑपरेटर नहीं है। सर, एमआरआई आएगा, सिर्फ के लिए- एमआरआई का हो सकता है मैं भी भेजना पड़े। उसके लिए। सीटी के लिए हमारे पास अभी एक बंदा था, वो बिल्कुल सालों से चला रहा था बेचारा, अभी अब थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो गई, इसी सीटी की वजह से उसको प्रॉब्लम हो गया, वही छूट हो गया था कि कॉल नहीं किया था, वो नंबर नहीं भेजा था, वही एक चूक हो गया ट्रेनिंग उसकी वाला वजह से। जो- इसके बाद जो दूसरा बंदा अवेलेबल था हमारे पास, अब उसके साथ 2 बंदे और लगा दिए हमने, कहा कि 3-4 सीख के रखे, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कोई छुट्टी पे चला जाता है, तो कम से कम ऑल्टरनेटिव रहे। अब तो सिटी में मैंने 3 बंदों को अभी रखा हुआ है, सर, वो उस तीनों बीच- ऑलमोस्ट ट्रेन है। सर उस बीच सस्पेंड का भी कुछ इशू है। वही बोल रहा एक था स्टाफ मैं, का। वही बोल रहा एक्चुअल में उसमें क्या हुआ था सर, सस्पेंड क्यों हुआ? वही बोला ना मैंने, सिटी सेक्शन का इंचार्ज वो था लड़का, ठीक है ना, जो सस्पेंड हो गया। उसने मुझे फ़ोन किया था, बेशक जो ही सिटी में एरर आ गया 21 को शायद सिटी में एरर आया था, 21 फरवरी को, 21 फरवरी शाम को मैंने ऐसे ही सुना, अभी उसने रिपोर्ट नहीं किया, ऐसे ही सुना कि सिटी में कुछ एरर आ गया। 22 को उसने मुझे फ़ोन किया था, सर सिटी में एरर आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेडी सिटी को कॉल करो टोल फ्री नंबर पर, उनको नंबर दे दो। वही उससे गलती हो गया, उसने मेडी सिटी को बेशक 23 को फ़ोन किया उसने, यानी उसने इन्फॉर्म किया आपको? मुझे इन्फॉर्म किया, पहले मुझे इन्फॉर्म किया। अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया? हाँ, अब अथॉरिटी का ऐसा है, अभी हम लोग लेटर लिखते नहीं है, नहीं तो पहले एमएस ऑफिस से लेटर जाता था कंपनी को और उस इंजीनियर को कि वो आए और रिपेयर करे। अभी मेडी सिटी को कॉन्ट्रैक्ट पे जब से गया है, उसमें एक टोल फ्री नंबर और एक टैग नंबर है, वो दोनों उनको इंचार्ज सेक्शन नहीं देना है, मेरे ऑफिस से अब लेटर की ज़रूरत ही नहीं। प्रॉब्लम बेसिकली उसमें आ गया ना, गैप उसमें रह गया हमारा। मैंने तो उनको लिखा नहीं क्योंकि वो प्रोसीजर नहीं था, प्रोसीजर था उसी इंचार्ज सेक्शन ने एक फ़ोन कॉल टोल फ्री नंबर पे करना था, किया उसने 23 को, उसके मुताबिक वहाँ से बोला हाँ जी एमई नंबर दे दो। अच्छा, एमई नंबर, अब इसने बोला एमई नंबर मशीन पे था नहीं, अब मशीन का इसका कोई गलती नहीं? नहीं मशीन का फ्यूमिगेशन होता है, स्टरलाइजेशन, उसकी गलती है, ये तो मान के चलना पड़ेगा। हम किसी के स्टाफ के ख़िलाफ़ नहीं है, हमने कुछ एक्शन भी नहीं लिया था अपने लेवल पे एटलीस्ट, हाँ हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर उसकी सिर्फ छोटी सी ये भूल हो गई, जैसे भी हो गया उससे, हाँ, क्योंकि आज तक ये सिस्टम था नहीं। उससे पहले अब्बाल सिंह करके एक इंजीनियर आता था, उसी को कॉल करते थे, वही आता था। इस बंदे ने भी वही किया, बेशक उसने अब्बाल सिंह को भी कॉल किया कि यार मशीन ख़राब, क्योंकि वो हमेशा आता प्रॉपर रहता। प्रोसीजर के थ्रू नहीं? जी हाँ, अब प्रॉपर, अब इसे अब गवर्नमेंट बोलती है तुमने प्रॉपर प्रोसीजर मेडी सिटी के, अब तो उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उनको नंबर नहीं दिया, नहीं देने के बाद चुप रहा, यहाँ बोलता मुझे नंबर नहीं मिला। हफ्ता 10 दिन बाद मैं नीचे, अब सिटी यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे है, हम लोग यहाँ रहते हैं अक्सर, नीचे एक दिन मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ तो उसने बोला, वो कॉल किया, हफ्ता हो गया, हफ्ते के अंदर आना चाहिए था ना इंजीनियर को, हफ्ता हो गया था, उसने मुझे बोला जो कॉल तो मैंने किया था मगर मुझे तो वो नंबर नहीं मिला। उस बीच में न मैंने कभी उनसे पूछा न उसने मुझे वही एक कम्युनिकेशन गैप रह गया, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन हमने कंपनी वाले इंजीनियर को बुलाया, तब भी यहाँ से कौन से उनके पास जाके प्रायोरिटी दिलाया, उस इंजीनियर को दिला के उस इंजीनियर ने 4 मार्च को मशीन को एक बार चेक हुआ था, 4 मार्च को, लेकिन ऑलरेडी मशीन भी तो पूरी तरह से पुराना होकर ख़राब हो चुका था। उसमें ट्यूब ख़राब हो गया था और एक स्टार्टर, एक मशीन डब्बा है, इट मीन्स फॉल्ट पूरे मशीन का था? मशीन का फॉल्ट था, बिल्कुल सर, ऑपरेटर का तो नहीं होगा, सिर्फ ऑपरेटर का हो information। चांस ही नहीं है। अब मशीन में अब ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, यूपीएस नहीं है, कभी प्रॉब्लम होता है, मतलब हीट टेम्परेचर कैसा रहा होगा वो कौन बता सकता है हम लोगों को, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो इंजीनियर बताते हैं, इसको टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, हीटिंग रखना चाहिए, वो तो रखा हुआ है हीटिंग सब कुछ हमारे अपने हिसाब से। खैर कुछ भी हो, मशीन काफ़ी फिर भी पुराना हो गया था, 10-12 साल तो शायद, वही ट्यूब उसका, अब तो ट्यूब रिप्लेस हो गया, और स्टार्टर उसी 12 साल शायद उसी ऑपरेटर ने उसी मशीन के साथ भी दिया? बिल्कुल चला है सर, बिल्कुल दिन रात रात दिन चला है उसने। और इतना अच्छा चला है उस ऑपरेटर ने, नहीं हमें अफसोस है उस ऑपरेटर का, क्योंकि वो 24 घंटा दिन रात काम करते, बिना रोस्टर के नहीं कर सकता कोई आदमी,
दिन में भी आएगा रहा चट्टी उनके उसको सस्पेंशन पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई नोट नहीं गया हायर अथॉरिटी को? सीएमओ साहब ने मेरे से एक रिपोर्ट मांगा, ठीक है ना। जब मशीन ख़राब हो गया, हमें पता भी नहीं कुछ नहीं, हम तो इंजीनियर ढूंढने के चक्कर में लग गए। हम न किसी ऑपरेटर के पीछे गए न किसी, हम तो इंजीनियर के चक्कर में गए। उनको टिकट, उन दिनों टिकट 45,000 70,000 हाई जा रहा था रेट, तो इंजीनियर भी थोड़ा झिझक रहे थे आने से, रेट की वजह से एयर फेयर हाई हो गया था। तो हम लोग अब सीएमओ साहब ने एक दिन मुझे फ़ोन किया था कि आप मुझे एक रिपोर्ट दे दो कि हुआ क्या बेसिकली। मैंने उसमें सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिख दिया। 21 को मशीन में एरर आ गया, 22 को ऑपरेटर ने मुझे फ़ोन किया कि एरर आ गया, रिपोर्ट किया। मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने उसमें लिखा है, साहब इनको पता है। मैंने बोला ऑपरेटर ने मुझे फ़ोन किया था कि मशीन में एरर आ गया। फिर मैंने वापस ऑपरेटर को बोला था कि तुम टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करो, ये सब लिखा है। मगर इसके बाद मैंने वही लिखा है कि 4-5 दिन हम उस चक्कर में रहे। 5-6 दिन के बाद पता चलता है कि कॉल हमारा कंप्लेंट रजिस्टर हुआ नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो नंबर ना होने की वजह से, एमई नंबर मशीन पर ना होने की वजह से कॉल हमारा कंप्लेंट मेडिसिटी को रजिस्टर हुआ नहीं, इसलिए मेडिसिटी वालों ने इंजीनियर भेजा नहीं। इन द मीन टाइम हम लोगों ने अपने कंपनी एरबिस इंजीनियरिंग करके दिल्ली में है, उनका इंजीनियर मंगवाया। वो सब मैंने डिटेल में पूरा सीक्वेंस लिखा था, बस वही रिपोर्ट डायरेक्टर को दिया। जो सस्पेंड हुआ उसके फेवर में कोई नोट नहीं, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि उसका सर्विस जो है बेहतरीन उन्होंने सर्विस दिया है। नहीं ऐसा किसी ने 12 मांगा साल नहीं, ऐसा किसी ने मांगा भी नहीं। अब हमें ये भी पता नहीं कि इस सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि ना सीएमओ साहब ने सस्पेंड किया ना मैंने सस्पेंड किया। तो उसमें सर सीएमओ साहब ने सीक्वेंस, मेरा जो रिपोर्ट है अब उसमें शायद डायरेक्टर को भी कॉपी किया, नहीं, वो तो सब हो गया, तो डायरेक्टर ने उसी पे शायद सस्पेंड किया। मतलब मुख्तसर से बात है सर, इतना ज़्यादा फॉल्ट उसका था, वो तो मानना है, इतना है कि फॉल्ट छोटा सा था। उसने जब उसको नंबर नहीं मिला, एमी नंबर नहीं मिला, तो डैश बॉक्स पे वो जाके डैशबोर्ड से लेके आ सकता निकाल सकता था। ठीक है सर, अनड्यू डिले होने की वजह से, अनड्यू डिले की वजह से हो गया बस, अदरवाइज मशीन खराब होने की वजह से नहीं हुआ, सस्पेंड उसमें कोई हाथ नहीं उसका। हाँ, ये डिले की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया। क्या तो तुमने टाइम पे डिले क्यों कराया? उस वक्त में क्योंकि पेशेंट को ले भेजना पड़ा, तो ले में पेशेंट जब पहुंच गया तो ले में पता चल गया कि कारगिल से पेशेंट यहाँ क्यों आ रहा है। आखिरी सवाल सर, हॉस्पिटल में सीएमओ साहब से जानना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच को कितना बेहतर बनाया है, क्योंकि इससे पहले ज़्यादातर लोगों का शिकायत होता था कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स का रिलेशन जो है वो एक बॉन्ड तरीके से नहीं होता है कह के, तो कितना उसमें बेहतरी लाया है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का तो एमएस साहब बेहतर बता सकते हैं, मगर फिर भी मेरा हमेशा इनको ही डायरेक्शन और एडवाइस रहता है कि भी जब मैं यहाँ पे बीच बीच में मैं आते रहता हूँ और रहता हूँ, फिर मैं अपने स्टाफ से भी इंटरेक्ट करता हूँ और मैं अपने पेशेंट से भी इंटरेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ पे गैप है, उनको ब्रिज करने की कोशिश करता हूँ। और उन्हें हमेशा ये कहता हूँ कि देखो, हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको तरस खाने की ज़रूरत नहीं है पेशेंट पे, आपको एम्पैथी करने की ज़रूरत है, सिंपैथी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपैथी एक ट्रांजिएंट एक वो है, फीलिंग होता है। एम्पैथी आप अपने आप को, मैं कहता हूँ कि चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, कोई भी हो, अपने आप को उस पेशेंट के अटेंडेंट के उसमें सिचुएशन में डालो, तब फील करो कि आपको कैसा लगेगा। अगर थोड़ी देर के लिए डिले हो जाए तो आप कैसा फील करेगा, तो आप उसी हिसाब से आप उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करो। उससे बॉन्डिंग भी बनता है, उनकी ज़रूरतें भी हमें उसका एहसास होता है और उसका इजाला करने में हमें आसानी होती है। साथ साथ में यही चीज़ मैं पेरिफेरी में जितने भी मेरे हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी कहता हूँ कि आप एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करो, एम्पैथी। और एक इतनी सी बात है सर कि हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सर्विस है बहुत टफ है, उसकी उजरत देखा जाए तो बिल्कुल वो नहीं है। अगर सेंस ऑफ डेडिकेशन और एम्पैथी अगर उस किसी बंदे में, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की किसी भी एम्प्लॉय की उसमें अगर ये नहीं होगा तो वो एक अच्छा रासना हेल्थ केयर गिवर नहीं बन सकता है। तो वो चीज़ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हर वक्त जब भी कोई मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, उनमें हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्दी उसमें काफ़ी सुधार भी आया है, ऐसी बात नहीं, काफ़ी सुधार भी आया है। अभी भी
इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, हम उन पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू। हाँ सर, मैं इसी बात पे मैं थोड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी मैं ऐड करना चाहता हूँ पेशेंट डॉक्टर रिलेशंस का। अल्लाह की फजल, सबसे पहले तो अल्लाह की फजल से हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स खासकर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े, बहुत कॉम्पिटेंट है। वो एट पार विथ हमारे जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट है या SMHS में है, बड़ी बड़ी सर्जरीज भी करते हैं, बड़े बड़े केसेस बिल्कुल डील करते हैं, ठीक करते हैं, और उनका पेशेंट के साथ रिलेशन भी। मुझे तो एज मेडिकल स्टूडेंट मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे, मुझे तो कोई कंप्लेंट पेशेंट का नहीं आया, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं आया कि किसी डॉक्टर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, किसी डॉक्टर ने ठीक तरह से पेशेंट को देखा नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ किसी का कोई मेरे पास एटलीस्ट कोई कंप्लेंट, इवन रिटर्न तो छोटो, कोई वर्बल कंप्लेंट आज तक मेरे पास नहीं है 2 साल में। और इनका और पेशेंट बाई चॉइस आते हैं, डॉक्टर पे उनको फेद है शायद, इसलिए बाई चॉइस आते हैं। हम लोग डायरेक्ट नहीं, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिस्टम रहता है कि मेडिकल ऑफिसर एक OPD में बैठते हैं, पेशेंट को बेसिकली आना चाहिए उन्हीं के पास, वहाँ से वो फिर मेडिकल ऑफिसर फिजिशियन को जाओ, सर्जन को जाओ, इस तरह स्पेशलिटी को भेज सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ वो भी नहीं, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट केयर, पेशेंट को अपना एक चॉइस होता है, नहीं मुझे फलानी फिजिशियन को दिखाना है, तो वो चॉइस मिल जाता है उसको। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का पेशेंट को कहीं चॉइस मिलता होगा, तो हमारे हॉस्पिटल में ये चॉइस भी मिलता है, सब यहीं के हैं। बाकी पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक सर्विस देने हैं, सर्विस लेने हैं, कुछ बीमार भी परेशान, डॉक्टर भी परेशान, अटेंडेंट भी परेशानी में ही होता है, तो हो सकता है कभी कभार अनबन हो जाता होगा किसी बात पे, डॉक्टर भी मजबूर है, उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ता है बीमारी को कि ऐसी बीमारी है, वैसी बीमारी है। उससे कोई पेशेंट कोई माइंड कर जाता है, कोई समझ जाता है, तो ये तो डिपेंड करता है उन लोगों की थिंकिंग पर। अदरवाइज़ मेरी नॉलेज में तो नहीं। बाकी मेरा ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एज RMO है, एक्ट करता है, तो ये इनका ज़्यादातर डीलिंग रहता है। मेरा तो ऑफिस में ज़्यादा टाइम करता है, तो मेन हॉस्पिटल में सुपरवाइजर्स और RMO वगैरह हमेशा इन टच रहता है, तो अब इनसे भी थोड़ा जान सकते हैं। सुबह हम राउंड करते हैं तो हम अटेंडेंस से ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपका और बाकी स्टाफ का रिलेशन कैसा है, क्या वो आपके साथ अच्छी तरह बात करते हैं कि नहीं करते हैं। नेम पूछने का मतलब ही यही होता है कि पेशेंट को नाम से बुलाते हैं हम, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट उसको ट्रीट नहीं करते। तो हम सुबह राउंड पे उनको पूछते भी हैं, अटेंडेंट और बाकी लोगों से, कि आपका स्टाफ आपके साथ कैसे बिहेव करता है। तो अभी तक कोई शिकायत नहीं है हमारे पास, तो कोई ऐसा नहीं है कि। उसके अलावा सजेशन बॉक्स भी हैं, आप उसमें भी पब्लिक जो है वो अगर डायरेक्टली अगर बात करना ना चाहें या डायरेक्टली हेजिटेट होता हो, तो सजेशन बॉक्स में अपना सजेशन लिख के या कंप्लेन लिख के उसको वहाँ पे डाल सकते हैं। और उस सिलसिले में पेशेंट सर्विस क्वालिटी के उस सिलसिले में इस साल हम एक और प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं एनकॉश करके। तो उसमें सफाई पे तो होता ही होता है, उसके अलावा पेशेंट से इंटरव्यू लेते हैं, उसमें फिर अटेंडेंट से इंटरव्यू लेते हैं कि देखो फीडबैक लेते हैं कि आपको गेट से आने के बाद, टिकट लेने के बाद, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर कितना टाइम लेता है, फिर आपका फिर इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाता है, वहाँ पे आपको कितना टाइम लेता है, क्या आखिर में ये वो करें, ताकि उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे सर्विसेज कैसा चल रहा है हर हॉस्पिटल में। तो इस साल हम ये भी शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू।